everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. एंड जैसा कि मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि आपका एक अच्छा खासा एक रिविजन हो जाता है मेरा वीडियोस देख के. सो इसी के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड सीरियस होकर अटेंटिवली देखना, क्योंकि आपके ही प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ एटीट्यूड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. तो एटीट्यूड क्या है और एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट्स हैं. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपने आंसर में स्टार्ट किया है कुछ इस तरह. एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, a set of views or thoughts regarding some topic which has an evaluative feature. तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है. हमारा एक पॉसिबली एक स्टेट ऑफ माइंड है. हम अपने मन में किस टाइप का व्यूज़ रखते हैं कोई भी सब्जेक्ट को लेके, कोई भी टॉपिक को लेके. हमारा एटीट्यूड क्या है उस टॉपिक के प्रति, मतलब आइदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. सो एक सेट ऑफ व्यूज़ है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है. माइंड के अंदर होता है एटीट्यूड. एक सेट ऑफ व्यूज़ है या थॉट्स है रिगार्डिंग सम टॉपिक. तो एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक टॉपिक होना. एक टॉपिक के ऊपर ही आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. सो सम टॉपिक विच हैज़ एन इवैल्यूएटिव फीचर, मतलब अगर कोई टॉपिक है तो ऑफकोर्स वो कुछ लोगों को पसंद आएंगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी. सो दैट मीन्स कि उसका एक इवैल्यूएटिव फीचर है. नेक्स्ट इज इट इज़ accompanied by an emotional component and a tendency to act in a particular way with regard to the attitude object. तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक एटीट्यूड प्रेजेंट है हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो ऐसा ज़रूरी है कि उसके साथ एक इमोशनल कंपोनेंट जुड़ा हुआ है. इट इज़ accompanied by an emotional component, और एक उसका एक टेंडेंसी होता है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे विथ रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. Now, the thought component is referred to as the cognitive aspect, emotional component as affective aspect, and the tendency to act is called the behavioral aspect. So, taken together, these three aspects have been referred to as the ABC components of attitude. तो सवाल में पूछा था कि attitude के बारे में बताएं and explain the various components. तो यहाँ पर हमने attitude को define किया. Next we talked about its components, which is otherwise known as the ABC components of attitude. Next question is, explain the 4 significant features of attitudes. Attitude के 4 significant features के बारे में बताएं. So the 4 significant features of attitude are, सबसे पहला valence. Valence is the positivity or negativity. बैलेंस से हमारा क्या मतलब है? बैलेंस से हमारा मतलब है कि आइदर वो एटीट्यूड पॉजिटिव है, मतलब वो पसंद है, हम लाइकलीनेस दिखाते हैं उस टॉपिक की ओर, या फिर हम उसे डिसलाइक करते हैं, नेगेटिव में जाता है वो. सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बुक में जैसा ये गिवन एग्जाम्पल है कि if an attitude towards the topic of nuclear research is to be expressed on a 5-point scale. तो एक टॉपिक हम यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, बुक में भी यही सेम एग्जाम्पल गिवन है. न्यूक्लियर रिसर्च का टॉपिक आपको कितना पसंद है, आपको 5 पॉइंट स्केल दिया जाएगा. तो आपको उसमें बताना है कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है उसका वो टॉपिक. तो कुछ लोग होंगे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसे न्यूक्लियर रिसर्च के टॉपिक्स के बारे में, साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो वो क्या करेंगे कि वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे. तो वो आइदर 4 या 5 वाले रेंज में वो चूज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है न्यूक्लियर रिसर्च की बातें. कुछ लोग होंगे कि जिन्हें हाँ चलेगा, अच्छा भी लगता है, नहीं भी लगता है. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम उस टॉपिक को हेट करते हैं या हम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो लोग आ जाएंगे न्यूट्रल वाले एटीट्यूड में. सो अगर आपने गेस किया कि वो होगा 3, देन यू आर करेक्ट. 3 आएगा न्यूट्रल एटीट्यूड के लिए. और जिन्हें
न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो उतना पसंद नहीं करते इस टॉपिक को, तो वो आइदर अपने नॉलेज बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट बेसिस पे वो 1 या 2 रेटिंग देंगे। तो 5 पॉइंट स्केल में हम कुछ इस कदर से वैलेंस मैंने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को हम देख सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड क्या है उस टॉपिक को लेके, आपका एटीट्यूड क्या है। अभी अगर मैं बोलूँगी कि टीन्स में जो के पॉप चल रहा है इतना ज़्यादा, तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि 5 पॉइंट स्केल में आप रेट कीजिए कि आपको के ड्रामाज या के पॉप या कोरियन कल्चर के बारे में आपको कितना इंटरेस्ट है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो 4 और 5 की ओर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें ये सब नहीं पसंद। वो ज़रूरी नहीं कि वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, फीमेल्स को भी नहीं पसंद आता बहुत लोगों को। के पॉप के बारे में आप बात करें या काफ़ी बच्चे के ड्रामास के लिए बहुत ज़्यादा एकदम क्रेजी होते रहते, तो उन्हें भी पसंद नहीं आता। तो वो ऐसे मतलब न्यूट्रल एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं या फिर नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द बैलेंस। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीमनेस। जब एक एटीट्यूड के बारे में मैंने बात किया, ये 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में बोला जा रहा है एटीट्यूड का, तो बैलेंस आया कि कितना आपको पसंद है, कितना पसंद नहीं। आई मीन आपका किस तरफ जाता है एटीट्यूड, जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर एक्सट्रीमनेस में जाएगा कि दिस शोज हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव एन एटीट्यूड इज। आपको कितना ज़्यादा पसंद है या कितना ज़्यादा आप उस टॉपिक को हेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 5 पॉइंट स्केल, अ रेटिंग ऑफ 1 and 5 इज एक्सट्रीम, 2 and 4 are less extreme, and neutral attitude is lowest on extremeness. So if someone asks that how much you love the K-pop idols और आपको K-pop इंडस्ट्री के बारे में कितना ज़्यादा ज्ञान है, तो अगर आप 5 पॉइंट स्केल में एकदम 5 नंबर लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उस सब्जेक्ट को लेके। सो आप जैसा कि देख सक रहे होंगे, मैंने अपने आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। आप मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर्स देखिए, आपको भी ऐसे ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप टाइम निकाल के प्लीज़ कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो बोलते टाइम नहीं है या बस यूँ ही प्लेन राइटिंग लिख देते हैं, बट अगर आप इसे, बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप लिखते लिखते भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए, और एक अच्छा इंप्रेशन भी रहता है टीचर का जो करेक्शन करते हैं पेपर्स आपके। नेक्स्ट, थर्ड वन इज़ द सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी। नाउ दिस रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स there are within a broader attitude. Supposing एक broad attitude है और उसके अंडर में कितने सारे member attitudes आते हैं, उसका मतलब है simplicity और complexity. An attitude system is said to be simple if it contains only one or few attitudes, and complex if it is made up of many. For example, the attitude towards health and well-being would consist of several member attitudes like one's concept of physical health, वेल-बीइंग, और आप कितना अपने खुद के तरफ से कितना आप ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं या मेहनत करते हैं अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं एक हेल्थ और वेल-बीइंग टॉपिक के अंडर में। बाय कॉन्ट्रास्ट, द एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ मेनली वन एटीट्यूड। जब एक पर्सन की बात करते हैं तो आइदर आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, तो जब वो पर्सन अच्छा लगता है आप उसके बारे में 2-4 एटलीस्ट 4 या 5 एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड्स तो नहीं, 4 या 5 उसके बारे में अच्छी बातें आप बोल सकते हैं, उनके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं या बहुत अच्छा डांस करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सोशिएबल हैं। तो ये क्या है कि आपका एटीट्यूड उस पर्सन के लिए आइदर एक अच्छा वाला है, नेगेटिव वाला है या न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जो भी है, मतलब लाइक आप उन्हें पसंद भी करते हैं, नहीं भी करते, तो वो क्या हो रहा है कि मेनली एक टाइप का एटीट्यूड है, लेकिन बाकी टॉपिक्स में हमारे मेनी एटीट्यूड्स हो सकते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रलिटी. इट रेफर्स टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम. एन एटीट्यूड विद ग्रेटर सेंट्रलिटी वुड इन्फ्लुएंस द अदर एटीट्यूड्स इन द सिस्टम मच मोर देन द नॉन सेंट्रल एटीट्यूड्स वुड. तो अगर आपका एटीट्यूड एक पॉजिटिव टाइप्स होगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो उसी टॉपिक, मतलब जो भी आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी बातें अगर आ जाएं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसे थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, भले ही वो बाकी लोगों को पसंद ना आए। तो इसी के लिए इसे कहा गया है कि ये इन्फ्लुएंस करता है, जो भी हमारे अंदर के बाकी सारे एटीट्यूड्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज सेंट्रलिटी, मतलब एक बीच में एक सेंट्रल पोजिशन ऑक्यूपाई करता है वो पर्टिकुलर एटीट्यूड। थर्ड क्वेश्चन इज mention the factors that influence attitude formation. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो
हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति वो एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए वो कौन लोग हैं या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? सबसे पहला है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उन्हें सबसे पहला एनवायरनमेंट जो है वो उनके पेरेंट्स का होता है। सबसे पहला सोशलाइजेशन उनके पेरेंट्स का होगा या अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स से होगा। तो वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में, और किसी भी टॉपिक को लेके उनका जो एटीट्यूड है उसे शेप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। घर के बाद आता है, मतलब जैसा पेरेंट्स हुआ, फैमिली मेम्बर्स, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, अंकल आंटी, अगर जॉइंट फैमिली रह रहे हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये लोग आएंगे सबसे पहले। दूसरा आएगा घर के बाद स्कूल एनवायरनमेंट। तो स्कूल एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट घर से निकलने के बाद आप तुरंत जो सोशलाइज करते हैं बच्चे वो होता है स्कूल में। एंड द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड टेक्स प्लेस बाय एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, और जो भी लर्निंग टेक्निक्स हैं जैसे कि हम एसोसिएशन से लर्न करते हैं, किसी को देख करके लर्न करते हैं, दैट इज़ मॉडलिंग, रिवॉर्ड पनिशमेंट वाले टेक्निक से लर्न करते हैं। तो ये सारी जब अप्लाई होती हैं तो धीरे धीरे पर्सन जो है वो धीरे धीरे एटीट्यूड्स फॉर्म करने लगता है। नेक्स्ट इज द रेफरेंस ग्रुप। They provide an individual the norms regarding acceptable behavior and ways of thinking. Their influence is noticeable, especially during the beginning of adolescence. An attitude towards topics like political, religious, social groups, national issues, etc., they are developed through these types of references groups. Now, next is personal experiences. कुछ attitudes जो होते हैं वो हमें कैसे हमारे अंदर फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ब्रिंग्स अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन द पर्सन's लाइफ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एन इंसिडेंट दैट कैन चेंज अ पर्सन's लाइफ और his or her idea about the life experiences could be an encounter with an accident that may bring about positive or negative changes. तो सपोजिंग एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ या कोई पर्सन अपने आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट को विटनेस करता है या फिर उसके खुद के साथ कोई इस कदर कुछ एक्सीडेंट या कोई एकदम एक नेचुरल डिजास्टर टाइप्स उसने देखा या उसने एक्सपीरियंस किया, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ लोगों का आइदर आपका लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर कुछ लोगों का नेगेटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लॉसेस, पर्सनल लॉस में हो सकता है कि पर्सनल फैमिली मेम्बर्स की लाइफ का लॉस की बात की जाए या फिर आपकी फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात की जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई मिसहैप टाइप्स हो गया जो कि आपके सामने आपकी मौजूदगी में वो हुआ, आपकी नज़रों के सामने ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होता है कि ना एक डीप इम्पैक्ट हो जाता है एक पर्सन के अंदर में। तो आइदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, वो सोचने कि अगर हम इस चीज़ से गुजरे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे भी ऐसे चीज़ से कभी गुजरें, और वो अपने लाइफ को टोटली चेंज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेहनत लगाते हैं कि वो कैसे भी करके लोगों को मदद कर सकें ऐसे सेम सिचुएशन में। कुछ होते हैं कि बहुत डर जाते हैं, तो ये होते हैं दूसरे टाइप के लोग, डर जाते हैं, लाइफ में डिस्करेज्ड फील करते हैं और उसी एक इंसिडेंट को लेके अपने मतलब आगे भी उसी के बारे में सोचते थे। दे कैन नॉट हेल्प इट क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। Next is media related influence. In today's world, audio visual media and the internet, they are very powerful sources of information that lead to attitude formation and change as well. It can exert both good and bad influences on attitude. तो इतनी ज़्यादा contents हो गए हैं आजकल ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंटरनेट में कि उसके आइदर गुड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपके एटीट्यूड में या फिर बैड भी हो सकता है। एक तरीके में वो क्या करता है कि इट मेक्स पीपल बेटर इन्फॉर्म्ड और दूसरे में देर इज़ नो चेक ऑन द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग गैदर्ड। तो एक तरफ वो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, आजकल हम बस एक सेलफोन की मदद से दुनिया भर में, दुनिया के किसी भी कोने में क्या चल रहा है हम पता लगा सकते हैं, हम गूगल में देख सकते हैं, हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब। तो इसी वजह से इंटरनेट जो है एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है हम सबके लिए, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि देर इज़ नो चेक ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग गैदर्ड। हम जो फ़ोन पकड़ते हैं हमारे फ़ोन में कई टाइप के, कई तरीके, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इन्फॉर्मेशन हमें मिलते रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हम देख सकते हैं। सो देयरफॉर नो कंट्रोल ओवर द एटीट्यूड बीइंग फॉर्म्ड और द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। आपको नहीं पता कि अगर आपके मन में एक
टॉपिक को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपने कोई आर्टिकल देखा अपने फ़ोन में या कहीं पे भी इंटरनेट पे देखा या टीवी में देखा, तो उन्होंने कुछ 2-4 बात ऐसे बोल दी कि अचानक से आपका एटीट्यूड दूसरी ओर चला जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स एंड पर्सनालिटी। नंबर 1 इज़ लर्निंग। लर्निंग हम प्रेजुडिसेस का कर सकते हैं, वही सेम टेक्निक्स हैं, एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन। और लर्निंग किन लोगों से की जाती है? फैमिली हो गए, रेफरेंस ग्रुप्स हो गए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मीडिया जो अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। इससे क्या मतलब है? ये कैसे प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि जो लोगों के अंदर में, जो लोग एक सोशल आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी होता है अपने ग्रुप के लिए, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपने ग्रुप के लिए, वो लोग यूजुअली दूसरे आउट ग्रुप्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं, जो कि वो जान भी नहीं पाते, और ऐसा होता है इसी के लिए उनका जो है एटीट्यूड्स और पर्सनैलिटी प्रेजुडिस्ड हो जाता है। थर्ड इज स्केपगोटिंग। नाउ स्केपगोटिंग इज अ phenomenon by which the majority group places the blame on a minority out group for its own social, economic और political problems। तो मेजॉरिटी ग्रुप के साथ कोई भी तकलीफ अगर आ जाए तो वो बोलते हैं कि वो माइनॉरिटी ग्रुप की वजह से हुआ है, जो कि उनके ग्रुप का पार्ट नहीं है, उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। सो इट इज़ अ ग्रुप बेस्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड द माइनॉरिटी इज़ टू वीक और टू स्मॉल इन नंबर टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द एक्यूजेशन। तो जो भी इल्ज़ाम माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर लगाया जाता है वो उसे डिफेंड नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत वीक होते हैं। नेक्स्ट इज कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट। समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर कोई बात चलते आ रहा है, किसी बात पे लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, बहुत लोग यकीन करते हैं, तो कोई ना कोई सच्चाई तो उसमें होगी। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। अगर हम कुछ लोगों को सुनते हैं कुछ बोलते हुए, तो हम बोलते हैं कि अगर इतने लोग ये सेम बात बोल रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई बात तो होगी, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो ये वो वाली कॉन्सेप्ट है। और अगर भी आपने आंखों से कुछ भी देख लिया, मैंने इवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर इनफ टू सपोर्ट दिस आइडिया, तो प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो जाता है। Last is self-fulfilling prophecy. In some cases, the group that is the target of prejudice is itself responsible for continuing the prejudice. इसका क्या मतलब है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ग्रुप के साथ प्रेजुडिस हो रहा है, जिस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो ग्रुप ही अब वो रीज़न होता है उनके साथ प्रेजुडिस होने का। वो ग्रुप में ही फॉल्ट होता है कि वो लोग सोच लेते हैं कि the target group they may behave in ways that justify the prejudice. In this way they strengthen the existing prejudice. वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, हमारे साथ ऐसा होता आ रहा है, तो हमारे साथ वो लोग भी ऐसा करें। तो वो लोग क्या करें कि वो एक्सेप्ट करें कि हमारे साथ प्रेजुडिस होता है। वो लोग कहीं ना कहीं मतलब चेंज नहीं होना चाहते। ये इस टाइप का आप कॉन्सेप्ट समझ लें। सो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मैंने जो चीज़ दूसरे आउटग्रुप कर रहे हैं उनके साथ प्रेजुडिस, वो खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लिए हैं। So that's all for this video. I hope you all like it. अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, and thank you for watching.